बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, लास्ट टाइम हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने डिटेल से विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन देखा था किस तरह आपके पास फ्लावरिंग प्लांट में स्पोरोफाइट जनरेशन ने गेमीटोफाइट जनरेशन बनाई थी थ्रू माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। और ये जो आपके पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से गेमीटोफाइट जनरेशन बनी थी, मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन, इनमें जो गैमीट्स थे, इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास सीड और फ्रूट बना था। सीड जो था, इसके अंदर हमारा वो डेवलपिंग एम्ब्रियो था जो कि फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके कंप्लीट प्लांट बना रहा था थ्रू जर्मिनेशन प्रोसेस। और वो जो नया प्लांट बन रहा था वो असल में दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन थी। इस सारे प्रोसेस में जेनेटिक डाइवर्सिटी आई। जो नेक्स्ट प्लांट बना वो अपने पेरेंट प्लांट से ज्यादा बेहतर अडॉप्टेड था, क्योंकि इस दौरान मियोसिस का प्रोसेस हुआ था। ठीक यही वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो प्लांट्स को अपने बदलते माहौल में अडॉप्ट करने में मदद देती है, और इसी की वजह से हम एवोल्यूशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं कि इस जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से प्लांट्स के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। आज हमने देखना है कि हमारे पास जो लैंड पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन्हें अपने पोलन ग्रेन्स को, जो कि मेल गेमीटोफाइट है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है स्टिग्मा पे, जहां से फिर आप देखते हो पोलन ट्यूब बन के स्पर्म जाता है एग तक। ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें हम देखते हैं दो फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आप देखते हो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, और दूसरा हम देखते हैं विंड के थ्रू। अब वो प्लांट्स या फ्लावर्स जिनमें विंड्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, या वो जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, इनके फ्लावर्स में कुछ स्पेसिफिक अडॉप्टेशंस भी हैं कि नहीं, या हर तरह का एक ही प्लांट होता है जिसमें बाय चांस विंड के थ्रू डिस्पर्शन हो जाती है, या बाय चांस इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्पर्शन हो जाती है। अभी हम ये जानने लगे। तो आप लोग देखोगे कि जो फ्लावर्स है ना, इन्होंने अपने अपने पॉलिनेटर के अकॉर्डिंग खुद को इवॉल्व किया। पॉलिनेटर कौन है? वो फैक्टर है, एजेंट है जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो पहले हम एडॉप्टेशंस पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, बैट्स को, बर्ड्स को, या फिर एनिमल्स को। ठीक है, किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं? या तो इनके पेटल्स जो है वो इतने कलरफुल होते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस होती है, उसकी तरफ इंसेक्ट या बर्ड अट्रैक्ट हो रहा होता है, या फिर ये जो सीड के बाहर फ्रूट बनता है वो एनिमल्स या बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स के लिए फूड सोर्स होता है। वो असल में उस फ्रूट को खाने आते हैं, तो उस दौरान वो फिर सीड को भी डिस्पर्स करते हैं। और उससे पहले, सीड से भी पहले, बल्कि ठीक है, फ्रूट भी बाद में बनना है, अभी तो हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप देखोगे कि ये प्लांट्स और इनके फ्लावर्स पॉलिनेटर्स को, स्पेशली इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? सबसे पहले तो कहता है कि इनमें आप देखोगे इनके जो पेटल्स हैं ये बड़े ब्राइट कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं। वो जो डार्क ब्राइट कलर होता है वो इन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस चीज को एनहांस करने के लिए आप देखते हो पेटल्स का साइज बड़ा होता है, और प्लस उसमें फ्रेग्रेंस होती है। ये जो आपके पास कलर और फ्रेग्रेंस है, ये मिलके डिफरेंट इंसेक्ट्स को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, इनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है। नेक्टर क्या है? ये आपके पास शुगर्स का एक सॉल्यूशन है। ये जो नेक्टर है, शुगर्स हैं, ये असल में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स के लिए फूड सोर्स हैं। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल है हनी बी। हनी बी जो है
वो असल में इस नेक्टर की वजह से फ्लावर्स पे जाती है, ताकि वो इस नेक्टर को यूज करके आगे हनी जनरेट करे। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जब वो एक फ्लावर पे बैठती है तो उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब ये फ्लाई एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे जाती है, हनी बी फ्लाई, तो आपके पास क्या होता है कि वो असल में इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर कर देती है, और हम देखते हैं स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे फिर ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, थर्ड आपके पास इनके जो पॉलन्स हैं ये स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। क्यों स्टिकी होते हैं? ताकि जैसे ही इंसेक्ट्स आके इन पे बैठे फ्लावर्स पे, तो ये इंसेक्ट की लेग्स के साथ स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, ताकि जब ट्रांसफर हो रहा हो तो ये आसानी से ट्रांसफर हो सके। अगर ये स्टिकी ना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसेक्ट से ये अटैच नहीं होंगे या वहीं गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की एडॉप्टेशन है। दूसरे आपके पास जो मेजर फैक्टर आता है खुश्की वाले प्लांट्स के लिए, वो विंड है। कि विंड जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स के पॉलन को ट्रांसफर करने के लिए। तो इनमें फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिस वजह से विंड जो है वो पॉलन को ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर करे? नंबर वन, इनके जो पॉलन्स हैं ये छोटे साइज के होने चाहिए, स्मूथ हो, रफ सरफेस ना हो। स्मूथ से मतलब है रफ सरफेस ना हो। अगर याद करो हमने इसी एसएलओ के स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंट पॉलन्स की शेप्स भी देखी हुई है। ठीक है, आपने उसको जाके दोबारा देखना है। तो ये आपके पास स्मूथ होने चाहिए, और एंथर से कहते हैं बड़ा इजीली रिमूव हो जाए। ऐसा ना हो कि एंथर के साथ ही अटैच रह जाए। तो छोटे, स्मूथ और इजीली रिमूवेबल फ्रॉम एंथर। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं इनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा है ना, जहां पे पॉलन ग्रेन ने जाके गिरना है, ये फैदरी होना चाहिए। ठीक है, फैदरी इसलिए होना चाहिए ताकि जब पॉलन इसके ऊपर आके फॉल करे तो ये पॉलन को कैच कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि पॉलन आए और वो स्टिग्मा के ऊपर ठहरे ही ना और नीचे गिर जाए, जाया हो जाए। तो इनके स्टिग्मा फैदरी होने चाहिए। कहते हैं इनके जो एंथर्स हैं ये बड़े साइज के होने चाहिए, और ये बड़ी बड़ी स्टॉक्स के ऊपर यानी कि फिलामेंट्स के ऊपर बनने चाहिए। याद है स्टेमन के दो हिस्से थे, एक फिलामेंट था जिसके ऊपर आपने देखा था एंथर लगा हुआ था। तो कहते हैं जो फिलामेंट है ना इसका साइज बड़ा होना चाहिए, और साथ ही कह रहे हैं एंथर का साइज भी बड़ा होना चाहिए। खुद कॉमन सेंस लगाओ, एंथर का साइज बड़ा क्यों होना चाहिए? एंथर का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा उसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, क्यों हमें ज्यादा पॉलन ग्रेन चाहिए? क्योंकि ये जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स है ना, ये कंपनसेट करेंगे, तलाफी करेंगे एक्सेसिव लॉस की ड्यूरिंग विंड डिस्पर्सल। भाई जब हवा के बह जाने से पॉलन ग्रेन ने स्प्रेड करना है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर पॉलन ग्रेन जो हवा के अंदर है वो जाके किसी स्टिग्मा पे गिरेगा। हवा तो उसे कहीं पे भी लेके चली जाएगी। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो फ्लावर तक, दूसरे फ्लावर तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये तो लॉस हो रहा है ना। इस लॉस को कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि रिप्रोडक्शन हो, आगे फर्टिलाइजेशन हो और नया प्लांट बने। तो इसका एक हल ये है कि एंथर इतना बड़ा हो कि उसमें बनने वाले पॉलन ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा हो। ज्यादा पॉलन ग्रेन होंगे तो चाहे बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, कुछ ना कुछ तो दूसरे फ्लावर तक जाएंगे ना आसपास के प्लांट्स के। ठीक, तो इसलिए इनके एंथर बड़े साइज के हो, और कहते हैं जो इनका फिलामेंट है वो भी बड़ा हो। बड़ा इसलिए हो ताकि हवा उसे दूर तक उड़ा के लेके जा सके। तो ये आपके पास कुछ एडॉप्टेशंस हैं जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ने अपने अंदर इख्तियार की हैं। ये देखो, फेदरी स्टिग्मा। क्यों है फेदरी स्टिग्मा? क्योंकि ये पॉलन को कैच कर सके। ठीक है, बचपन में आप लोग इससे खेलते होंगे, हवा से इसको उड़ा उड़ा के, और बड़े कॉमन से स्टूपिड से नाम भी दिए होते हैं इस चीज को। ठीक, वो आपने खुद देखना है। चले जी, हमने देखा कि सारे प्रोसेस में दो स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे जो आगे से गेमीटोफाइट और गेमीटोफाइट से गेमीट्स बना रहे थे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वहीं पे आपने देखा ओव्यूल
सीड में कन्वर्ट हुए थे। ये वो सीड था जिसके अंदर एम्ब्रियो है, और जब भी इस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा और पूरा नया प्लांट बनाएगा। इसलिए जहां हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टार्ट में फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझा है, वहीं हमारे लिए सीड का स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट है, और इससे रिलेटेड फिर आगे जो जर्मिनेशन है उसको भी पढ़ेंगे। सीड क्या है? कह रहे हैं आपके पास एक तरह से मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक है, कि ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है ये सीड होता है। सीड जो है, कहते हैं ये एक तरह से आप कह सकते हो मिनिएचर प्लांट है, छोटा सा एक प्लांट है जो एक प्रोटेक्टिव कवर के अंदर मौजूद है। प्रोटेक्टिव कवर से क्या मुराद है? इसका सीड कोट के बाहर एक कवरिंग है, और कवरिंग के अंदर क्या है? एक छोटा सा बेबी प्लांट है। इसको आप एम्ब्रियोनिक प्लांट भी कहते हैं। असल में जो एम्ब्रियो है ना, जिसने ग्रो करना है और प्लांट बनाना है, उसकी तरफ इशारा है कि असल में एक नया प्लांट बनाने के लिए जो चीज चाहिए, आपने उसे एक कोट के अंदर रख दी है। ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे बच्चों आप सीड कह रहे हो। कौन कौन से स्ट्रक्चर है? बाहर से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सीड कोट है, जो कि इसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग है। इसे आप टेस्टा भी बोलते हो, ये नाम आना चाहिए। जनरली आप देखते हो ये आपके पास ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है, और क्या करता है? इस मिनिएचर प्लांट को, जो इसके अंदर एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो बाहर का अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है वो अंदर मौजूद एम्ब्रियो को नुकसान ना दे। अच्छा, अब जो सीड है ना, ये मैं सीड में आगे मजीद बता रहा हूं, सीड की कोट में। ठीक है, जो भी आपने बाहर कोट पढ़ा है, इसको जब आप बाहर से ऑब्जर्व करते हो तो आपको इसमें दो और स्ट्रक्चर नजर आते हैं। एक को हम कहते हैं हीलम। हीलम जो है, ये आपके पास सीड का वो एंड होता है जहां पे एक छोटा सा दाग बना होता है। वो जो छोटा सा दाग होता है ना, उस पॉइंट को आप कहते हो हीलम। ये देखो, इस तरह का आपको एक दबा हुआ डार्क रीजन मिलता है सीड के ऊपर, ये इसका होता है हीलम। हीलम असल में क्या है? हीलम वो जगह होती है जहां पे सीड जो है वो फ्रूट में अटैच हुआ होता है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड। ठीक है ना, फ्रूट के अंदर सीड जहां फ्रूट की किसी अंदर वॉल में किसी जगह अटैच है, सीड के ऊपर वो जो प्लेस बनती है उसे आप कहते हो हीलम। ठीक हो गया। ये जो हीलम है, इसके बिल्कुल साथ आप देखते हो एक छोटा सा सुराख होता है, दैट इज योर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? अ टाइनी पोर नियर हीलम। इस पोर का क्या मकसद होता है? असल में जब सीड ने ग्रो करना होता है ना, इसमें जर्मिनेशन होती है और नया प्लांट बनना होता है, उस दौरान इसी माइक्रोपाइल से सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ताकि अंदर मौजूद एम्ब्रियो को पानी मिल सके और वो ग्रो करे, और साथ ही साथ सीड जो है इसका कोट बस्ट करे। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि सीड ने जब जर्मिनेशन करनी होती है तो जरूरी होता है कि सीड कोट जो है वो रिमूव हो। तो क्या होता है? माइक्रोपाइल के थ्रू पानी एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि सीड फूले और इस दौरान इसका कोट फट जाए। तो ये आपके पास हीलम और माइक्रोपाइल, ये असल में सीड कोट के दो पार्ट हैं। अभी तक हमने सीड का एक हिस्सा पढ़े, सीड कोट। अब हम आते हैं सीड कोट के अंदर, के अंदर क्या पड़ा हुआ है। जब आप अंदर आओगे तो यहां आपको सेकंड पार्ट मिलेगा सीड कोट, सीड का, विच इज एम्ब्रियो। कहां है? बीनीथ द सीड कोट। अब पहले हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सेकंड पार्ट है सीड का, इस एम्ब्रियो में क्या कुछ है। अब हम एम्ब्रियो को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एम्ब्रियो के अंदर कोटिलेडन मिलेंगे। कोटिलेडन क्या होते हैं? ये सीड के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन कोटिलेडन की बुनियाद पे ना हम कहते हैं प्लांट्स दो तरह के हैं, मोनोकोट या डाइकोट। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हो कि उन प्लांट्स के सीड भी दो तरह के हैं, मोनोकोट सीड या डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड कौन से होते हैं? जिनके सीड में जो एम्ब्रियो है उसके पास एक कोटिलेडन होता है, और डाइकोट सीड में और डाइकोट प्लांट के सीड में जो कोटिलेडन है ये दो होते हैं। तो हमने इनकी तादाद पे प्लांट्स और सीड के नाम रख दिए। कोटिलेडन क्या है?
इसको आसान अल्फाज में आपकी आसानी के लिए कहा जाता है, एक तरह से ये एम्ब्रियोनिक लीफ है। देखो एम्ब्रियो है ना, इसने आगे ग्रो करके पूरा प्लांट बनाना है। तो जब प्लांट बनेगा तो आपको उसके तीन मेजर हिस्से मिलेंगे, लीफ, स्टेम और रूट। ये तीन बड़े स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के, या मेन स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो तीन मेन स्ट्रक्चर है ना, ये आपको कहीं ना कहीं एम्ब्रियो में भी मिलते हैं। इनकी झलक एम्ब्रियो में भी मिलती है। एम्ब्रियो में भी इस तरह तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसने फ्यूचर में स्टेम बनाना होता है, एक वो पार्ट होता है जिसने फ्यूचर में रूट्स बनानी होती है, और एक कोटिलेडन होता है जो एम्ब्रियोनिक लीफ लाइक होता है। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो के पत्ते हैं, लीफ है, इन्हें आप कह देते हो कोटिलेडन। ठीक है, नॉट ट्रू लीव्स, लीफ लाइक कोटिलेडन। ठीक, अगर मैं आपको आगे कहीं दिखा सकूं, ये देखो यहां हमने एग्जाम्पल में डाइकोट की एग्जाम्पल ली हुई है। तो ये देखो, ये आपको अभी सही से नजर नहीं आ रहे क्योंकि हम सीड नहीं देख रहे, हम उस सीड से बनने वाला बेबी प्लांट देख रहे हैं। लेकिन जब बेबी प्लांट को भी आप देखते हो, शुरू में आपको जब वो सीड ग्रो कर रहा होता है तो आपको ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां मिलते हैं। ये असल में इनके कोटिलेडन होते हैं, जो यहां आपके पास सीड में इस तरह के नजर आ रहे हैं। ये दो कोटिलेडन है। तो एम्ब्रियो जो है, इसका एक हिस्सा कोटिलेडन, मोनोकोट सीड में एक और डाइकोट सीड के एम्ब्रियो में दो कोटिलेडन है। क्या है? लीफ लाइक फ्लैशी स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम क्या होता है? इनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। अगले दो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जी, प्लोम्यूल एंड रेडिकल। और इसी से मुंसलिक दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। हमने ये चार टर्मिनोलॉजीज जो हैं, पहले इनको अंडरस्टैंड करना है। कहता है कि सीड में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर है एपिकोटाइल। क्या है ये मैं आपको भी समझाता हूं। एपिकोटाइल के सबसे ऊपर एक छोटा सा बड होता है। एपिकोटाइल के ऊपर एक छोटा सा बड है, इसे आप कहते हो प्लीम्यूल। अब आपको प्लीम्यूल पता लग गया कि ये एपिकोटाइल के ऊपर पड़ा हुआ एक बड है, छोटी सी आउटग्रोथ है, लेकिन आपको एपिकोटाइल का नहीं पता। ठीक है, प्लोम्यूल क्लियर करो, एपिकोटाइल भी समझ आ जाएगा। कहते ये जो प्लीम्यूल है, माइन्यूट बड है एपिकोटाइल की टॉप पे, ये असल में प्लीम्यूल फ्यूचर में स्टेम बनाएगा। ठीक है, जब सीड से जर्मिनेशन होगी तो प्लीम्यूल ने ग्रो करना है और स्टेम और लीव्स बनाने हैं। तो ये क्या हुआ? ये अभी इस वक्त एम्ब्रियोनिक स्टेम है कि ये फ्यूचर में स्टेम बनाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ये देखो, इट गिव राइज टू फ्यूचर स्टेम, इसलिए आप इसको कह रहे हो एम्ब्रियोनिक स्टेम। कहते हैं एक और पार्ट है, वो हाइपोकोटाइल के नीचे होता है। ये जो हाइपोकोटाइल से नीचे वाला पार्ट है, इसे आप कहते हो रेडिकल। रेडिकल वो स्ट्रक्चर होता है जो फ्यूचर में रूट बनाता है। जब जर्मिनेशन से प्लांट ग्रो करता है तो उसकी रूट रेडिकल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेडिकल एक तरह से एम्ब्रियोनिक रूट का नाम है। अब देखो, हमें जो चीज समझ नहीं आई वो एपिकोटाइल और हैपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल है। लेकिन ये अभी समझ लो कि एपिकोटाइल से ऊपर प्लोम्यूल एम्ब्रियोनिक स्टेम है जिसने फ्यूचर में स्टेम बनाना है, और हाइपोकोटाइल से नीचे रेडिकल है जो कि एम्ब्रियोनिक रूट है और वो फ्यूचर रूट बनाएगी। ये दो तो हमें समझ आ गई। एक कोई टॉप का स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में स्टेम बनाएगा, प्लोम्यूल, अभी डायग्राम से भी दिखाता हूं, और एक बहुत नीचे का बॉटम का स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में रूट बनाएगा, दैट इज रेडिकल। अब टॉप पे प्लोम्यूल है, बॉटम में रेडिकल है, इन दोनों के दरमियान एपी और हाइपोकोटाइल है। इतना क्लियर हुआ? अब हाइपो का लफ्ज ही हमने कम के लिए यूज किया होता है। इसका मतलब है कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में भी एपिकोटाइल ऊपर है और हाइपोकोटाइल नीचे है। अगर मैं आपको आसानी के लिए एक स्ट्रेट लाइन पे यह चीज समझाऊं, आपने यहां देखना है। अभी आप इस एक स्ट्रेट लाइन को देखो। इस स्ट्रेट लाइन पे मैं आपके पास सबसे ऊपर एक बुलेट पॉइंट बनाता हूं और एक सबसे नीचे बुलेट पॉइंट बनाता हूं। मैं कहता हूं जो सबसे ऊपर है ये प्लोम्यूल है और जो सबसे नीचे है ये रेडिकल है। ठीक है,
इन दोनों के दरमियान पड़ा है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। लेकिन हमें इनके नाम से पता लग रहा है कि इनमें भी जो एपिकोटाइल है ये ऊपर की तरफ है, जबकि हाइपोकोटाइल जो है ये नीचे की तरफ है। लेकिन किससे ऊपर और किससे नीचे, ये आखिरी पॉइंट रह गया। ऐसे ही अभी हम कि किसको रेफरेंस बना के कह रहे हो उससे ऊपर और उससे नीचे। तो वो जो रेफरेंस है ना, जिसके ऊपर है तो एपिकोटाइल है और उससे नीचे है तो हाइपोकोटाइल है, वो रेफरेंस है असल में कोटिलेडन की अटैचमेंट पॉइंट। ठीक है, कि यहां पर वो पॉइंट जहां कोटिलेडन अटैच है। कोटिलेडन क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आसान अल्फाज में हम एम्ब्रियोनिक लीफ कह देते हैं। अभी हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम भी तो पढ़ा, एम्ब्रियोनिक रूट भी तो पढ़ी। तो ये जो एम्ब्रियोनिक लीफ है कोटिलेडन, इससे ऊपर वाला जो एम्ब्रियो का पार्ट है, ये सारा क्या है? इस सारे को मैं कहता हूं इट इज एम्ब्रियो। अब ये जो सारा एम्ब्रियो है ना, इसमें एक पॉइंट वो है जहां पे कोटिलेडन पड़ा हुआ है। कोटिलेडन से ऊपर वाला जो पार्ट है एम्ब्रियो का, वो एपिकोटाइल है, और कोटिलेडन से नीचे वाला पार्ट एम्ब्रियो का हाइपोकोटाइल है। ठीक, अब मैं कहता हूं कि एपिकोटाइल के सबसे ऊपर एक छोटा सा बड है, यह है प्लोम्यूल, जो फ्यूचर में स्टेम बनाता है। और अब मैं कहता हूं कि हाइपोकोटाइल से नीचे एम्ब्रियो का एक हिस्सा है जो फ्यूचर में रूट बनाता है, उसे रेडिकल कहते हैं। तो अब क्लियर हुआ कि आपके एम्ब्रियो में कोटिलेडन है, सबसे ऊपर प्लोम्यूल, सबसे नीचे रेडिकल। जो दरमियान में कोटिलेडन है, इससे ऊपर वाला पार्ट एम्ब्रियो का एपिकोटाइल है और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है। अभी है इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी हम डायग्राम पे नहीं आए? क्लियर है, गुड। अब हम डायग्राम पे आएंगे, फिर इसको समझेंगे। असल में जब आप डायग्राम को सीड लेवल पे देखते हो ना अपनी किताब में, तो आपके लिए इन स्ट्रक्चर का सीक्वेंस समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल लाइन से समझाया। क्यों? क्योंकि यहां पे सीड के अंदर शायद आपको इतनी क्लैरिटी ना हो, हां, लेकिन जब आप आगे जर्मिनेशन पे आओगे तो यहां क्लैरिटी होगी। तो पहले हम जनरली समझ लेते हैं कि जो प्लांट का एम्ब्रियो है सीड में, इसमें ये स्ट्रक्चर पड़े कहां हुए। अब आ जाओ इनकी डेफिनेशन पे वन बाय वन। व्हाट इज प्लोम्यूल? एपिकोटाइल के अपर एंड पे पड़ा हुआ एक छोटा सा बड, यानी कि छोटी सी आउटग्रोथ, दैट इज योर प्लोम्यूल, जिसने फ्यूचर में स्टेम बनाना है। व्हाट इज रेडिकल? हाइपोकोटाइल से नीचे पड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो फ्यूचर में रूट बनाता है। अब हमारी ये दो डेफिनेशन रहेगी, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है? हम कहते हैं ये एम्ब्रियो का वो पोर्शन है जो प्लूम्यूल और कोटिलेडन के दरमियान में है। देख रहे हो, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो बिटवीन द प्लूम्यूल एंड कोटिलेडन। ये देखो, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटिलेडन। तो इन दोनों के दरमियान में जो हिस्सा है इट इज एपिकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल क्या है? इट इज पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो बिटवीन कोटिलेडन एंड रेडिकल। तो ये आपका सेंटर में है कोटिलेडन, ये, और सबसे नीचे जो रेडिकल है, इसके दरमियान एम्ब्रियो का पोर्शन हाइपोकोटाइल कहलाता है। अब ये चीज सीड पे हम बाद में देखेंगे, पहले जरा देखो इस बेबी प्लांट में। ठीक है, ये जो बेबी प्लांट है ये एम्ब्रियो नहीं है, क्योंकि ये एम्ब्रियो से बना है, ये एम्ब्रियो से ग्रो किया है। लेकिन समझाने के लिए, क्या आपको ये येलो पार्ट्स नजर आ रहे हैं? ये असल में क्या थे? ये वो कोटिलेडन स्ट्रक्चर्स हैं जो सीड के अंदर थे। अब जब बेबी प्लांट बना है तो इनका इतना इस्तेमाल नहीं रहता, इसलिए आप देखते हो कि जब बेबी प्लांट बनता है तो उसके कुछ टाइम के बाद ये रिमूव हो जाते हैं। लेकिन शुरू में ये आपको अटैच नजर आते हैं, और दो हैं, इसका मतलब है हम डाइकोट को पढ़ रहे हैं, हमने मोनोकोट को नहीं छेड़ा, हम डाइकोट की बात कर रहे हैं। लेकिन मोनोकोट पे भी ऐसे अप्लाई होता है।
अब ये जो आपके पास हिस्सा है ना स्टेम का, अब मैं इसको स्टेम कह रहा हूं, एम्ब्रियो नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे पास ये बेबी प्लांट है। अब ये जो स्टेम का हिस्सा है जहां पे कोटिलेडन अटैच है, इससे ऊपर जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, इससे ऊपर जो पार्ट होता है, यहां पे तो ये स्टेम है, लेकिन एम्ब्रियो में जब सीड के अंदर ये स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो एपिकोटाइल होता है, कोटिलेडन से ऊपर ऊपर जो अटैच पार्ट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला प्लोम्यूल हिस्सा होता है। अभी सिर्फ पोजीशन को समझो कि ये जो अटैचमेंट साइट है कोटिलेडन की, इससे ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल होता है सीड एम्ब्रियो में, और उसके टॉप पे पड़ा होता है प्लोम्यूल। और इस कोटिलेडन पॉइंट से नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, हाइपोकोटाइल, ठीक। और इससे नीचे पड़ा होता है रेडिकल। तो आपको यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि कोटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल, और एपिकोटाइल की पीक पे पड़ा है प्लोम्यूल और हाइपोकोटाइल के नीचे पड़ा है रेडिकल। अब जरा आओ यहां पे, यहां आपके पास दोनों तरह के सीड्स हैं। ये आपके पास मोनोकोट है, इसको जूम करें, और ये आपके पास डाइकोट है। पहले तो आपने देखने हैं स्ट्रक्चर्स। अभी हमने पढ़े हैं दो स्ट्रक्चर, हमने तीसरा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, विच इज एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ठीक। सीड के जो तीन मेजर हिस्से हैं, इनमें एक है सीड कोट, दूसरा है एम्ब्रियो, और तीसरा होता है एंडोस्पर्म, जहां पे ये मौजूद हो। एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, ताकि जब सीड ग्रो करने लगे तो उसमें जो एम्ब्रियो है उसे एंडोस्पर्म से टिश्यू दिए जाते हैं, ठीक है। मोनोकोट में आप देखो, आपको सीड कोट के बिल्कुल नीचे एंडोस्पर्म मिलता है, इसको जूम करें, ठीक। और फिर उसमें नीचे एम्ब्रियो पड़ा होता है। अब डाइकोट में आओ, डाइकोट में ना आपको यहां एंडोस्पर्म नहीं मिल रहा, बल्कि आपको यहां कोटिलेडन मिल रहे हैं, ठीक। अब ये जो कोटिलेडन है, इसको जरा आप देखो, डायग्राम में मैं आपको यहां हाईलाइट करता हूं। यहां पे वो चीज इतना अच्छे से क्लियर नहीं होती, जिस वजह से मुझे अगली डायग्राम पे जाना पड़ता है, लेकिन हम लेबल कर सकते हैं। ये आपके पास कोटिलेडन जो है, ये तो हो गए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब हमने देखने हैं बाकी के स्ट्रक्चर। ये देखो, अब मैं ये जो पोर्शन हाईलाइट करने जा रहा हूं ना, ये आपके एम्ब्रियो का वो पोर्शन है जिसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल पड़ा हुआ है, लेकिन आपको यहां पे एक स्ट्रेट पॉइंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे वो पॉइंट नहीं शो हो रहा जिस जगह पे कोटिलेडन इसके साथ अटैच है, वो आपको यहां नजर आता है कि वो पॉइंट जहां कोटिलेडन अटैच है उससे ऊपर है एपिकोटाइल और उससे नीचे है हाइपोकोटाइल। लेकिन हमें यहां वो पॉइंट नजर नहीं आ रहा कि यहां वो कौन सा पॉइंट है जहां पे कोटिलेडन अटैच हुए हुए। इसलिए आप देखते हो कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें आइडिया होता है, वो इस हिस्से के ऊपर वाले को एपिकोटाइल कह देते हैं और इसके नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल कह देते हैं। जूम करें, और ये देखो, जिस हिस्से को एपिकोटाइल कहा है उसके ऊपर देख रहे हो, ये आउटग्रोथ जो दिखने में अभी पत्तों की तरह लीफ लाइक लग रही है, इसको प्लीम्यूल कहते हैं, एपिकोटाइल की टॉप। और जो हाइपोकोटाइल का बॉटम पोर्शन है, इसको फिर कह देते हैं रेडिकल। तो यहां सीड स्ट्रक्चर में आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन यहां पे आप आओ तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि ये जगह जहां कोटिलेडन अटैच है, इससे ऊपर है एपिकोटाइल और इससे नीचे है हाइपोकोटाइल, और इस एपिकोटाइल के ऊपर प्लोम्यूल होता है जो यहां हमें नजर आ जाता है, ठीक। और हाइपोकोटाइल से नीचे वाला पोर्शन होता है रेडिकल। ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसने फ्यूचर में रूट्स बनानी होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जो एक सिंपल स्कीमेटिक सी मैंने आपको एक स्केच बना के दिया है पोजीशनिंग के लिए, इसको आपने मेन फोकस करना है, बाकी आप सीट से इसे अंडरस्टैंड कर लोगे। अब ये जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल है ना, इनका जर्मिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जर्मिनेशन के दौरान ज्यादा एलोंगेट करता है, उस लिहाज से हमारे पास दो तरह की जर्मिनेशन होती हैं, ठीक है। और लास्ट पे आपके पास है
कि इस जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। इसको यहां पे हम कंक्लूड करते हैं आज, कल यहीं से देखेंगे। सबसे पहले जर्मिनेशन की टाइप्स और फिर उसके बाद कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने सीड को डिटेल से पढ़ा है। आपने देखा सीड के सबसे बाहर था सीड कोट, जिसपे हमने हीलम और माइक्रोपाइल पढ़े। फिर सेकंड पार्ट सीड का है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर फिर आपने अभी ये 4-5 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, कोटिलेडन, प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, जिन्हें आप कलेक्टिवली यहां पे एम्ब्रियो बोल रहे हो। और तीसरा पार्ट जो डायग्राम में हाईलाइट है वो है एंडोस्पर्म, जिसका काम डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना होता है। अब डाइकोट में अगर आप देखो तो आपको यहां पे ये एंडोस्पर्म नहीं मिल रहा, बल्कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर कोटिलेडन मिल रहा है। असल में होता यह है कि कुछ डाइकोट्स के अंदर जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स कोटिलेडन को दिए जाते हैं, जिस वजह से एंडोस्पर्म कम होता होता खत्म हो जाता है और कोटिलेडन का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो एंडोस्पर्म के न्यूट्रिएंट्स कोटिलेडन के पास आ जाते हैं और एम्ब्रियो जब ग्रो कर रहा होता है तो उसको वो न्यूट्रिएंट्स कोटिलेडन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए आपके पास यहां पे कोटिलेडन हाईलाइट हुआ है, एंडोस्पर्म नहीं हुआ। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए, और ओवरऑल ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का एसएलओ है। इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस करो, सेल्फ क्वेश्चन बनाओ, सेल्फ सिनेरियोज बनाओ, जिनमें खुद से उन्हें एसेस करो, ठीक है। और डायग्राम को ज्यादा अच्छे से ड्रॉ करो, इनके स्ट्रक्चर्स को इंटरप्रेट करो कि स्ट्रक्चर का रोल क्या है। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।